हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। समझ के बच्चों, क्लास 11th का टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपके कॉम्पिटिटिव जेई मेंस जेई एडवांस में इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, समझ गए। और ऑब्वियसली बात है, नीट में तो पूछे जाएंगे, समझ गए। और बच्चों, मैं आपको इसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको आराम से समझ सके और इसको रिटेन कर सके थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक, ठीक है। जिस बच्चे की रिटेनिंग पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा मार्क्स ले जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चली हुई है, ये फिजिकल का एक पार्ट है। ऑर्गेनिक हमने कर लिया, ठीक है। तो उसमें थोड़ा अप्लाइड था। अब इसमें आप कितना फैक्ट याद कर सकते हैं वो तो आप पे डिपेंड रहेगा ना, समझ गए। अब मैं कोई लॉ बता दूंगा आपको, तो लॉ को तो आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। उसका अदर ऑप्शन तो है नहीं कोई भी। तो चलो अब पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये वाली पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम की, ये मैं आपको पहले इस रूबिक क्यूब से समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे कर लो, देखो, ठीक है बच्चों। अब फिजिक्स की टर्म में इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैं आपको बताने लगा। देखो बच्चों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं बाहर से एक्सटर्नल, तो ये मूव कर रहा है, एग्री कर रहे हैं ना। क्यों क्यों मूव किया? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है। अब अगर ऐसा करूं, अब मैं इस साइड से भी उतनी फोर्स लगाऊं और इस साइड से भी उतनी फोर्स लगाऊं, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि जितना धक्का यहां से दे रहे उतना धक्का यहां से दे रहे, तो नेट फोर्स की हो जा रही जीरो। मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रही इस पे, है ना। अगर चाहे मैं इससे धक्का दे रहा हूं दोनों साइड से, ठीक है, पर बराबर धक्का दे रहा, तो नेट फोर्स जीरो हो जा रही है। तो इस पोजीशन, इस स्टेट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। पर इसको फिजिक्स में बोलते हैं ऐसा। अब केमिस्ट्री में पढ़ना है हमने, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम को, ठीक है। और एग्जांपल दूं मैं आपको, मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्या स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ गए। जैसे इस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हुई ना, वैसे ही देखो बच्चों, आपने कभी एक्सकलेटर जो होता है वो मॉल्स में वो देखा है, ठीक है। और उस पर क्या पौड़ियां भी होती हैं, देखो ऐसे ऐसे पौड़ियां होती है, ऐसे चढ़ना पड़ती है ना, ठीक है। अब आप सपोज करो कि वो नीचे से चल भी रहा है और आप ऊपर को चढ़ भी रहे हो, तो मेरे को बात बताओ कि आपकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि जितनी जितनी स्टेप आप ऊपर चढ़ रहे उतना ये नीचे ले आ रहा है आपको। सो इस पोजीशन को भी क्या बोलोगे? अपने अपने विद रिस्पेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में होगी पोजीशन आपकी, ठीक है। ठीक है, आपका मोशन क्या है? आप उसी जगह हो, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम हो गया। और एक और बताऊं, सपोज करिए कोई टैंक है, ठीक है। यहां पे एक हमने ये लगा दिए टैप, ठीक है, पानी निकल रहा। और यहां पे भी एक टैप लगा दी हमने, ठीक है। सो इस टैप से भी पानी गिर रहा है यहां पे, और इस टैप से भी उतना ही। देखो, जितना वाटर यहां पे आ रहा है उतना ही वाटर निकल जा रहा है, जितना टैप से वाटर निकल रहा है उतना ही वाटर टैप से निकल जा रहा है इधर से, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वाटर का लेवल है ये सेम ही रह रहा है, ठीक है। सो इस लेवल को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों बोल रहे? क्योंकि डायनेमिक, क्यों? क्योंकि ये क्या चेंज पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि किस चेंज पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि वाटर जो है वो मोशन में है, समझ गए। अगर एक की मोशन रोक दी मैंने तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए। समझ गए, समझ गए ना। तो चलो, अब हम केमिस्ट्री के बेस पे पढ़ने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है बच्चों। इसमें हम रिएक्शन के, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था वो तो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दी। मतलब वाटर जो था, सॉलिड था, वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो रिएक्टेंट साइड ये है, प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट का लिक्विड क्या एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है? वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ रहे। तो इसको क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा? ये इन टर्म ऑफ रेट है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दो दो वे में दूंगा मैं आपको, एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में, एक रेट के टर्म में। मतलब जितने रेट से ये बन रहा था उतने रेट से ये इधर भी कन्वर्ट, मतलब सॉलिड का वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड का वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है?
इन टर्म्स ऑफ रेट है, समझ गए। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में है तो वो गैस में भी कन्वर्ट हो जा रही, और गैस से एक्वा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जा रही। क्यों? क्योंकि बच्चों गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। हायर द प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, घर में जो आपके ब्यूटेन आती है वो आप कभी हिला के देखना, वो क्या लगती है आपको? ऐसे लगता है कुछ भरा हुआ है, गैस लिक्विड सा है, पर लिक्विड नहीं होती। अगर आप हायर टेम्परेचर पे किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को इतने हाई प्रेशर पे हम दबाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं। समझ गए? समझ गए? इसीलिए जब हम कोक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वो क्या उसमें डिसॉल्व हो जाएगी एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे ही प्रेशर कम हुआ गैसेस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो वो क्या जल्दी से अपनी लिक्विड में कन्वर्ट, स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए? समझ गए? समझ गए? बच्चों तभी कोल्ड ड्रिंक्स में देखना, कभी आप कोल्ड ड्रिंक कभी देखना, आप कैप ऐसे बनी होगी ना, तो आप कभी कोल्ड ड्रिंक्स में देखना, मान लो कोका कोला है ना, तो इतना इतना ही भरा होता है, इतना ही, फुल नहीं भरते इसको। क्यों? क्यों? बच्चों देखो, अगर इसको मैंने प्रेशर हाई किया है इसका एट 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो आपके कमरे का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो गैस की जो प्रेशर कम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई? कम हुई, मतलब घुलेगी नहीं, तो ये बढ़ेगी नहीं, बढ़ नहीं जाएगी वो। समझ गए? समझ गए? तो गैस जो है ताकि वो एक्सपैंड करेगी ना गैस, फिर तो एक्सपैंड करेगी तो उसके लिए जगह तो होनी चाहिए, तो जगह के लिए हम थोड़ी जगह छोड़ के रखते हैं कि ताकि अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तो वो थोड़ा एक्सपैंड हो, तो थोड़ी एक्सपैंड भी हो सके, तो भाई हम थोड़ा स्पेस दे के रखते हैं उसको। समझ गए? समझ गए ना? तो देखो बच्चों, अब अगर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेना है तो अगर आप किसी भी सिस्टम में अगर कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या डेंसिटी है, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, अगर इनमें कोई चेंज ना हो, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक इक्विलिब्रियम स्टेट है ये। समझ गए? क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, बात रखना, एक याद रखना कि प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम seems to be static but it is not। देखो इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो होती है, जैसे सी सॉ देखा है ना आपने, ठीक है, एक साइड इधर कोई बैठ जाता है, एक साइड इधर कोई बैठ जाता है, जब ये बिल्कुल बराबर हो जाए ना वेट ऐसे, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्यों? अगर वेट ज्यादा हो तो एक नीचे, अगर इस साइड का वेट ज्यादा है तो इस साइड को हो जाएगा, अगर इस साइड का वेट ज्यादा है तो इस साइड को हो जाएगा। ये तो मान रहे ना, जब ये बिल्कुल बराबर आ जाए तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। समझ गए? और बात याद रखना, ये स्टैटिक सीम्स टू, लगेगा आपको कि ये स्टैटिक है, पर स्टैटिक नहीं, अंदर इस पे फोर्सेस वर्क कर रही होंगी। समझ रहे? अब अगर आपको देखो, मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, इस साइड से फोर्स लगा रहे, इस साइड से फोर्स लगा रहे, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, पर वो तो इसको ही पता ना, जो जो ये ऑब्जेक्ट सहन कर रहा है, कि इसको इस साइड से भी धक्का उतना ही दिया जा रहा है, उस साइड से भी उतना ही दिया जा रहा। ठीक है, अंदरूनी तो क्या चला हुआ है, फोर्सेस का काम चला है, पर आपको दिख नहीं रहा है वो। समझ रहे? समझ रहे ना? तो वही एग्जांपल है, जैसे वाटर का है। अब वाटर जो सॉलिड लिक्विड में चली जा रही है, लिक्विड सॉलिड में चली जा रही है, तो इसके अंदर बाहर से तो हमें लग रहा है कि ये क्या अपनी स्टेट चेंज कर रही है, पर कैसे कर रही है? ड्यू टू टेम्परेचर की कंडीशंस की वजह से। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस है, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जा रही, ये कैसे अपनी स्टेट चेंज कर रही है, ये कैसे पता लग रहा है? ये प्रेशर के डिफरेंस से, टेम्परेचर के डिफरेंस से। समझ रहे? वो आपको दिख तो नहीं रहे, पर जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो रही है। समझ गए? चलो बच्चों देखो, अब इसको समझने के लिए ना आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, अगर मैंने आपसे ग्राफ भी पूछा जाता है कि बताओ, अब इन टर्म्स ऑफ रेट जो ग्राफ दिया जाएगा, जिसमें उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगी वो बैकवर्ड के बराबर हो जाएगी, जो जिसमें ये पॉइंट जो कहलाएगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहां पे सेम हो रही ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समझ गए? और अगर मैं रेट यहां पे देख रहा तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी ये वाली कंडीशन जो जहां ये मिल रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। कौन सी? यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है, कहाँ पे? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे अटेंड हो रहा है। समझ रहे? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जा रहा है। ठीक है, अब जो देखो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, और देखो कम होती होती क्या, एक
यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी पहले 0 थी, फिर बढ़ गई और बढ़ गई, फिर एक यूनिफॉर्म होगी। तो जहां पे यूनिफॉर्म हो जाएगी ना, उस उधर भी एक पॉइंट आप ड्रॉ कर लेना, ये भी एक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, समझ गए। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम 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 और एक यूनिफॉर्म चलेगी कि इससे कम नहीं हो सकती। फिर प्रोडक्ट की 0 थी, पहले बड़ी 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 और बढ़ गई और एक ऐसा पोजीशन आ गई जो ऐसे नॉर्मल होगी, सारी बराबर होगी। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे बताएंगे ये भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समझ गए, समझ गए। चलो बच्चों देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इक्विलिब्रियम की, क्या है, कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता लगेगा इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा, ठीक है, कौन इक्विलिब्रियम शो करेगा, समझ रहे, ठीक है। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन होगा ना, कभी भी अटेन होगा तो वो हमेशा क्लोज्ड वेसल में अटेंड होगा, ठीक है, मतलब बंद बर्तन में। सपोज करो कि मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के सॉलिड को जब मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अगर मैं क्लोज वेसल में नहीं करवाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगी, ठीक है। अगर मैं क्लोज्ड वेसल कर दिया, इसको मैंने क्लोज्ड वेसल में ले लिया ऐसे, तो ये गैस बाहर निकल सकती है, इन्वायरमेंट में मिल सकती है जाके, नहीं, ये वेसल में रहेगी। तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड चले जाएगी, ये दोनों फिर रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, समझ गए, समझ गए। तो आप समझ लेना कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन ओपन वेसल, ओपन वेसल में नहीं होगा अटेन, क्लोज वेसल चाहिए इसको। एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल, मान, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर एक भी प्रेशर या टेम्परेचर या कोई भी अगर फ्लक्चुएट किया तो इक्विलिब्रियम खत्म, अटेन नहीं होगा फिर, समझ रहे, समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने ना बच्चों, अगर आपने दूध से दही बनाना है ना, दूध से दही बनाना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशंस है, ठीक है, कि ज्यादा गर्मी होनी चाहिए जिससे वो बैक्टीरिया, मतलब दूध में, ठीक है, जो बैक्टीरिया की वजह जो भी उसमें प्रोसेस होगी उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अगर आप ऐसा करें उसको फ्रीजर में रख दें तो जम जाएगा दही, नहीं जमेगा ना, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, समझ गए। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए भी हमें पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, कि ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये सारे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, समझ गए, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, समझ गए। और इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय, देखो फिर हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं इसको, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या मोल बढ़ा दिए या मास बढ़ा दिया, डेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, अगर कोई भी हमने चेंज करेंगे ना रिएक्शन में, आगे पीछे करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन करते हैं, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होती है वो बैकवर्ड के बराबर होती है, समझ गए। और इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। देखो बच्चों, अब कैटलिस्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता जरूर है पर खुद कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है बाद में, ये समझ गए। तो देखो, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, समझ गए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसका एक, कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, समझ गए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। देखो बच्चों, इसमें बोलते हैं हम, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस is directly proportional to the concentration of reactants respective to their stoichiometric coefficient। याद रखो कि रेट जो हमेशा चाहे फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट मत कर देना, समझ गए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। सपोज करिए ये रिएक्शन है, अगर मैंने इसका रेट लिखना होगा, तो अगर मैंने इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट आपस में मिलके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना होगा मैंने, तो ये लिखूंगा, मतलब मैं इसका जो स्टॉकियोमेट्री है वो स्टॉकियोमेट्री है ए और बी, हमें पावर में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बी, ठीक है। अब मैंने फॉरवर्ड लिख दिया ना, तो इनवर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका साइन हटा के मैं क्या कांस्टेंट लिख लूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट क्या लगा लूंगा मैं, के एफ, ठीक है, के एफ मतलब फॉरवर्ड का, ठीक है, के इसका कांस्टेंट और के एफ क्या डिनोट करा, फॉरवर्ड को, ठीक है। अब मैंने बच्चों बैकवर्ड का लिखना होगा, तो बैकवर्ड मतलब यहां से चलेगी, ये रिएक्टेंट मान लेने, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बैकवर्ड में क्या होगा, इसको रिएक्टेंट मान लिया, ठीक है, बैकवर्ड मतलब पीछे से हो रही है रिएक्शन, इधर से ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं फिर ये बन रहा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी
इसको स्टोइकियोमेट्री ऊपर बी बी, तो इसका के बी जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के ये बन गया, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे एट इक्विलिब्रियम तो क्या बनेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, समझ गए। और इसमें क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बी, और एट बैकवर्ड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन, यही लिख रहा मैं, ठीक है। तो अब इसमें के एफ अपॉन के बी कर लो और इसको इक्वेट करो तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड जो है, ठीक है, जो इनवर्स जो प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट है, इनको हम के सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। के सी मतलब के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है, समझ गए। और ये क्या, के यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, के इक्विलिब्रियम पे क्या है ये सारा लिख सकते हैं। और इक्विलिब्रियम एट कंसंट्रेशन टर्म्स पे के सी, मतलब इसको के सी है ना, कंसंट्रेशन टर्म कर लिया मैंने, के सी लिख लिया इसको, ठीक है, समझ लिया ना, आपने याद रखना ये, आगे मैं केपी भी लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो आगे मैंने क्या लिखा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप समझ गए ना कैसे लिखते हैं। अगर कभी भी आपको रिएक्शन आ जाए कोई और आपको बोल दिया जाए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो भी बता दूं आपको, वो भी बता देता हूं मैं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो के इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स में लिख सकते हैं, एक के सी और एक के पी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं इसको, सी मतलब कंसंट्रेशन, और ये प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, किसकी, प्रेशर, समझ गए, कंसंट्रेशन टर्म में है और ये प्रेशर टर्म में है, समझ गए ना। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म में हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हैं कि, ठीक है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट पूछ ले कि के इक्विलिब्रियम लिखो इसका, तो आपने लिखना प्रोडक्ट अपॉन क्या, रिएक्टेंट, समझ गए ना। चलो अब बोला है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर कांस्टेंट, मतलब इसकी हम हमेशा क्या लेंगे, वन लेंगे, वन, याद रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कांस्टेंट, मतलब इसकी वन लेंगे। क्यों ले रहे, अब मैं बताऊंगा मैं क्यों बोला ये, देखना आप समझोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिख लिया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना है हमने, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की टर्म में मैंने आपको सीधा बोला, अगर आपने के इक्विलिब्रियम लिखना है तो सीधे करो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, तो सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये आ गया, रिएक्टेंट ये आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, NO, तो स्टोइकियोमेट्री इसकी ऊपर पावर में चली जाएगी, Cl2 इसकी 1 थी तो ऊपर 1 डिनोट करने की जरूरत नहीं, इसकी 2 है तो इसकी पावर 2। पर देखो गैसियस के बारे में लिखा जा रहा है, याद रखना, अगर सॉलिड और लिक्विड आ गया तो कांस्टेंट गिना जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे हम, मैं आपको आगे बताऊंगा, देख लो। तो Kc क्या आ गया इसका, ये आ गया, समझ गए, ठीक है। कंसंट्रेशन जो टर्म आ गई इसकी, ठीक है, तो वो इस टर्म में आ गया, समझ गए ना। अब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये रिएक्शन दे दी, अब मैंने बोला इसका के इक्विलिब्रियम लिख के बताओ मुझे, तो बच्चे क्या करेंगे, सब कुछ लिख देंगे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोला है सर ने, तो सॉलिड है इसका भी लिख दिया, गैसेस है तो भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, पर गलत होगा, याद लिखो करना। मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड आर कांस्टेंट, समझ गए। तो सॉलिड ये क्या करना, 1, तो इसको लिखना नहीं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तो हमने के इक्विलिब्रियम के सी जो लिखना, तो ये प्रोडक्ट, ये इसकी स्टोइकियोमेट्री ऊपर चली जाएगी, O2 इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 चलेगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो 1 नहीं है तो जरूरत नहीं है लिखने की, तो इसकी कांस्टेंट कंसंट्रेशन 1 नहीं आएगी, समझ गए। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द Kc ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने इस रिएक्शन का अब के इक्विलिब्रियम लिख लो, जैसे मैंने के इक्विलिब्रियम क्या लिख लिया, ये लिख लिया, इसको मैं के इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2 कर दी ऊपर, और ये इसका फिर स्केयर चला गया, और O2 सिर्फ गैसियस की लिखनी है, सॉलिड और लिक्विड की 1 आएगी कंसंट्रेशन, समझ गए। और इसमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, मैंने पुट की, और Kc हमारा Kc टर्म में निकल गया, ठीक है, समझ गए। देखो बच्चों
अब रिलेशन जो है एक केपी और केसी के टर्म में है। ये कोई इक्वेशन है गैसियस में, तो आपको लग गया पता सॉलिड और लिक्विड नहीं है तो कोई कांस्टेंट नहीं होगा इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, अगर कंसंट्रेशन टर्म्स इसको इक्विलिब्रियम के टर्म को, ठीक है, के जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हम क्या पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। प्रेशर मतलब प्रेशर क्या मतलब पहले हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे थे, फिर मैंने क्या प्रेशर की टर्म में लिखा। तो पहले मैं कंसंट्रेशन ले रहा था पर्टिकुलर की, अब मैं पार्शियल प्रेशर लूंगा, समझ गए। पहले कंसंट्रेशन ली मैंने, बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने जी बताया आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने के इक्विलिब्रियम में के सी जो लिया, ये कंसंट्रेशन टर्म्स ली, तो मैंने इसको सी कंसंट्रेशन में लिखा, ऐसे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन डिनोट करती है, ठीक है। पर यहां पे क्या कर रहा मैं, पार्शियल प्रेशर की में ले रहा हूं, तो पीसी लिख रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। पीसी क्यों, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखूंगा ना इसको, अगर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो पीसी बड़े वाला और छोटे वाला पावर में चला गया। ये स्टोइकियोमेट्री है, ये समझ गए, ये पावर में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और सी कर दिया स्टोइकियोमेट्री, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और ये डी ऊपर चला गया, ठीक है। वैसे ही एज ये लिख दिया, एज यू नो कि आइडियल गैस की इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी होती है, तो पी इक्वल टू सी आर टी कैसे लिख लिया। एनवी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो गया बच्चों, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या मोलैरिटी बोल देंगे तो भी वो कंसंट्रेशन वाली टर्म आएगी, ठीक है, वॉल्यूम में आ रहा है ना, तो कंसंट्रेशन सी से डिनोट कर दिया। तो बस पी की वैल्यू भर दो सारी, और आपके पास ये अलग करके क्या आ जाएगा, ये क्या होता है सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, स्टोइकियोमेट्री सी डी। आपको मैंने बताया कि ये के सी होता है, कंसंट्रेशन टर्म में लिख रहे हैं तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, और ये सॉल्व करके डेल्टा एन जी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी बन गया। समझ गए ना। चलो ये आप न्यूमेरिकल देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी सिर्फ गैसियस के लिए लिखा जाएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आएंगे इसमें, समझ गए और सॉल्व कर लेना, ठीक है, आसान है। वो जो ली चटरली प्रिंसिपल क्या है, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम अटेन्ड है ना, ठीक है, एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, अगर उस रिएक्शन को हम ने अगर उसका कोई टेम्परेचर में छेड़छाड़ की, या उसके मास में, या उसके कंसंट्रेशन में, या उसके प्रेशर में छेड़छाड़ की, तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन में क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन फिर मेंटेन करना चाहेगी, तो वो क्या करेगी, जो हमने चेंज किया है ना वो उसको अंडू कर देगी, ठीक है। वही लिखा है मैंने, देखो, ठीक है। मतलब कोई शांत बैठा हुआ है ना, मान लो कि आप शांत बैठे हैं, ठीक है, और मैं आया और आपको मैंने एक डंडे से मार दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उठोगे और फिर से मेरे को मारोगे और चुपचाप उसी कंडीशन में चले जाओगे, शांति वाली बैठ जाओगे ना फिर कि यार झगड़ा क्यों कर रहा। तो वैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन चुपचाप थी, मतलब इक्विलिब्रियम में थी, तो क्या किया हमने, आए चुपचाप और उसका कंसंट्रेशन या टेम्परेचर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की, तो फिर क्या किया वो, उस रिएक्शन ने क्या किया, उसने हमें घूर के देखा, फिर उसने क्या किया, जैसे जो भी हमने उसमें चेंज किया था ना, उसने उस डायरेक्शन में उसको क्या कर दिया, अंडू कर दिया, ठीक है, कि मैं फिर कम कर दिया वो, और वो चेंज इंपोज करके फिर वो इक्विलिब्रियम में चलेगी। तो देखो क्या लिखा है, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन दैट अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इंपोज्ड। मतलब जो भी चेंज करेंगे हम, अगर मैंने मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, पर मेरे को तो ऐसे चेंज करना, ऐसे शो करना पड़ेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होगा ना। अगर मान लो मैंने ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, मैं आया चुपचाप ना और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, तो ये इसका डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इधर टेम्परेचर तो कम हो गया। इसने सब ऐसी जो इक्विलिब्रियम में कंडीशन है, तो इधर भी टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर इधर भी बराबर है, प्रेशर देखो ना, अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है तो टेम्परेचर बराबर, ठीक है, फिर कंसंट्रेशन टर्म बराबर, ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रेशर बराबर। तो अब मैं आया और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और इधर तो फिर कम हो गया, तो ये रिएक्शन क्या करेगी, अपने आप ही इस इफेक्ट को अंडू कर देगी, समझ गए। तो ये क्या करेगी, अगर इस साइड बढ़ाया तो ये रिएक्शन इस साइड शिफ्ट होके इसका टेम्परेचर भी बढ़ा देगी, ठीक है, ताकि मेंटेन्ड हो जाए टेम्परेचर। अगर मैंने 2 मोल्स डाले थे तो 1 मोल को उठाएगी, इधर फेंक देगी और बराबर कर देगी, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए, मतलब बराबर कर देगी, समझ गए। मतलब 2 डिग्री बढ़ाया ना मैंने, सॉरी 2 डिग्री बढ़ाया ना मैंने टेम्परेचर, तो क्या करेगी ये
1 डिग्री उठाएगी और 1 डिग्री से क्या मेंटेन कर देगी, इस साइड भी बढ़ा देगी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे होता है ना वेइंग करने वाला हिसाब नहीं है, जैसे हमने वेइंग मशीन लेते हैं, अब पहले वाले जमाने में क्या होता है, वेइंग ऐसे हाथों से तोलते थे ना, ऐसे वाला होता था, ऐसे तोलने वाला होता था ना, ऐसे कुछ ऐसा होता था और ऐसे पकड़ते थे हम, ठीक है, ऐसे पकड़ते थे उसको हाथों से, ठीक है। तो क्या करता है, अगर इस साइड वेट बढ़ गया तो इस साइड बढ़ा देना, इस साइड बढ़ गया तो इस साइड बढ़ा देना, ठीक है। तो उसी तरह कर रहा है, अगर कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी तो ये क्या करेगी, अपने आप ही इधर की कंसंट्रेशन भी बढ़ा देगी। अगर मैंने इधर का प्रेशर बढ़ा दिया तो ये इधर इधर जाके इधर का प्रेशर बढ़ा देगी, समझ गए। ये है ली चटरले प्रिंसिपल, समझ गए। तो देखो रिएक्टेंट का अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो भाग के सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर मतलब प्रोडक्ट की बढ़ा देगी, ठीक है। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हुई, रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इधर का बढ़ाया तो इस साइड जाके फट से रिएक्शन कर देगी। अगर मैंने रिएक्टेंट की कम की तो इस साइड भी क्या करेगी ये, अगर मैंने इस साइड कम की तो रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड, समझ गए क्यों। अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट कम कर रहा तो इस साइड तो बड़ा है, ठीक है, तो रिएक्शन इस साइड आएगी, किसको मैं बढ़ा दूं जल्दी आके, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। अगर मैंने प्रोडक्ट की बढ़ा दी तो वो क्या करेगी, इस साइड भाग जाएगी जहां कम है, और उसको क्या करेगी, उसको बढ़ाएगी। अगर मैंने कम कर दी प्रोडक्ट की तो क्या करेगा, फॉरवर्ड में जाएगी, समझ गए, समझ गए, फॉरवर्ड में जाएगी और इस साइड क्या कर देगी, कम कर देगी, समझ गए, समझ गए ना। चलो अब इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे बच्चों। एक बात याद रखना, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। अगर लेस नंबर, देखो प्रेशर ज्यादा है ना तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ना वो किस साइड होगा, जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, याद रखना बस आप, ठीक है, ठीक है, कि प्रेशर कहां शिफ्ट हो रहा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहां होगा, जहां लेस नंबर ऑफ मोल होंगे, और प्रेशर जहां कम है तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, समझ गए, समझ गए ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब बच्चों इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस बन जा रही हैं, सो होप सो बहुत जल्दी लाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।